दोस्तों स्वागत है एक नए वीडियो में। बात करने वाले बिहार में बीपीएससी के द्वारा एएसओ की पदों पर बहाली निकाला गया है। एएसओ का फुल फॉर्म होता है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, मतलब कि हिंदी में बोला जाता है कि सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के पदों पर बहाली आया हुआ है, जिसका जो आप लोग का सैलरी है, स्टार्टिंग सैलरी आप लोग का 70,000 रुपया इसमें रखा गया है। दोस्तों जो बोला जाता है ना, मस्त एकदम सैलरी, जो बाबू वाला जॉब होता है ना, ये बाबू वाला एक तरीके से यहाँ पे जॉब है, तो मस्त सैलरी है आप लोग को 70,000 रुपया। आमतौर पर जो बहाली निकाला जाता है उसमें कम से कम 30-35 हज़ार रुपया आप लोग का स्टार्टिंग सैलरी रहता है उसमें। देखिए बहुत ही शानदार इसमें सैलरी आप लोग का रहने वाला है। चलिए आप लोग को जानते हैं कि इसमें फॉर्म अप्लाई करने के लिए आप लोग का क्या योग्यता होना चाहिए, उम्र सीमा क्या होना चाहिए और चयन प्रक्रिया क्या होना चाहिए। पूरी A to Z कंप्लीट जानकारी आप सभी को देंगे। आप लोग शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, बीपीएससी के द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा जारी किया गया ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जिसमें सारे बातों के यहाँ पे डिटेल में सब कुछ बताया गया है। सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के पदों पर यहाँ पे आप लोग का जो है कि वैकेंसी निकाला गया है, जिसमें कि आप लोग का जो जॉब का लोकेशन है, बिहार लोक सेवा आयोग कार्यालय जो पटना में स्थित है, वहीं मेन कार्यालय में आप लोग का यहाँ पे जॉब लगने वाला है। समझ में आ गया। टोटल यहाँ पे 41 पदों पे बहाली निकाला गया है। थोड़ा सा वैकेंसी इसमें कम है, लेकिन सैलरी बहुत ही शानदार है। ठीक है, तो थोड़ा वैकेंसी कम होता है तो आप लोग का सैलरी इसमें ज़्यादा होता ही है, और मस्त जॉब है इसलिए थोड़ा सा कम यहाँ पे वैकेंसी है। उसके बाद यहाँ पे नीचे में देख लीजिए, टोटल यहाँ पे कैटेगरी वाइज बताया गया कि सीट आप लोग का कौन से कैटेगरी का कितना है। यहाँ पे टोटल यहाँ पे देख लीजिए, अनारक्षित मतलब कि जनरल कैटेगरी के यहाँ पे 16 सीट रखा गया है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 4 सीट है। अनुसूचित जाति के लिए 9 है। अनुसूचित जनजाति के लिए आप लोग का 1 है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 1 ठो सीट है। पिछड़ा वर्ग के लिए 9 ठो है, और पिछड़ा वर्ग में महिलाओं के लिए 1 ठो सिर्फ रिजर्वेशन है। टोटल यहाँ पे 41 सीट है, जिसमें कि यहाँ पे 35% आप लोग यहाँ पे जो महिला होते हैं उन लोग के लिए यहाँ पे रिजर्व है, जिसमें तो टोटल 13 सीट आता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कुछ यहाँ पे जो है कि स्वतंत्रता सेनानी के लिए 1 ठो सीट रिजर्वेशन में रखा गया है, और दिव्यांग के लिए यहाँ पे 4 ठो सीट रिजर्वेशन में रखा गया है। उसके बाद हम लोग नीचे में आएंगे तो देखिए यहाँ पे नोट पॉइंट में एक बात बताया गया है कि विज्ञप्ति पदों की संख्या घट बढ़ सकती है। मतलब कि टोटल यहाँ पे जो आप लोग को वैकेंसी बताएं कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 41 पदों पे बहाली निकाला गया है। ये आप लोग का हो सकता है कि कभी बढ़ भी सके कभी घट भी सके। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए नीचे में आएंगे तो इसके यहाँ पे सैलरी के बारे में बताया गया है। जो वेतनमान आप लोग का सैलरी होगा, वेतन स्तर मतलब कि पे लेवल 7। देखिए आमतौर पर जो भी बहाली निकाला जाता है उसमें कम से कम 30,000 35,000 यह स्टार्टिंग सैलरी होता है, लेकिन इसमें देख लीजिए पे स्तर पे लेवल 7 का इसमें सैलरी आप लोग को देखने के लिए मिलता है। 44,900 रुपया से स्टार्टिंग सैलरी है, और 1,42,000 आप लोग का यहाँ पे है सैलरी। तो देखिए बहुत ही सबसे अच्छा जो ये वैकेंसी को सबसे जो खूबसूरत बनाता है ना, इसका सैलरी बनाता है। तो बहुत ही बढ़िया वैकेंसी है, सैलरी मस्त है, मस्त एकदम नेक्स्ट लेवल। उसके बाद यहाँ पे फॉर्म अप्लाई करने के लिए आप लोग को योग्यता के बारे में बताया गया है। शैक्षणिक योग्यता किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री आप लोग का कंप्लीट है तो आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। आवेदन प्राप्ति हेतु निर्धारित अंतिम तिथि तक आवेदन स्तर का स्नातक डिग्री होना अनिवार्य है। मतलब जिस दिन आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हो, लास्ट डेट जो होता है फॉर्म भरने का, उस दिन तक आप लोग का ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा। कोई भी यहाँ पे और कोई टेक्निकल डिग्री नहीं मांगा गया है, सिर्फ आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट है तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी आप लोग कुछ भी से लेकर के यहाँ पे पढ़ाई किए हों, ग्रेजुएशन बीए हो या बीएससी हो या बीकॉम, कुछ भी लेकर के पढ़ाई किए हों तो आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म अप्लाई करने के लिए यहाँ पे उम्र सीमा के बारे में बताया गया है। जो आप लोग का उम्र सीमा होना चाहिए यहाँ पे 1/8/2025 तक कम से कम 21 वर्ष होना चाहिए। न्यूनतम जो आप लोग का उम्र होना चाहिए 1 अगस्त 2025 तक कम से कम 21 साल होना चाहिए, और अधिकतम जो होता है वहाँ पे 37 वर्ष होना चाहिए। समझ में आ गया। और अधिकतम यहाँ पे आप लोग को अनारक्षित कैटेगरी मतलब कि जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट है तो कम से कम 21 और ज़्यादा से ज़्यादा 37। ठीक है, कम से कम 21 सभी कैटेगरी के लिए, और जनरल कैटेगरी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग का अधिकतम उम्र 37 वर्ष होना चाहिए। और अगर पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष या महिला हैं एवं अनारक्षित महिला हैं तो आप लोग का अधिकतम उम्र 40 साल होना चाहिए। ठीक है, वहीं अगर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति मतलब कि SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, चाहे आप पुरुष हो या महिला हो, तो आप लोग का 42 साल कम से कम अधिकतम उम्र होना चाहिए। वहीं अगर सेना में आप लोग हैं तो आप लोग का अधिकतम उम्र 60 साल भी रहे तो चलेगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ पे नीचे आएंगे। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए चयन प्रक्रिया के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि आप लोग का जो परीक्षा होगा वो 2 चरणों में आयोजित की जाएगी। ठीक है, सबसे पहला चरण जो होगा, प्रथम चरण में प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, और प्रारंभिक परीक्षा में सफल उम्मीदवारों से मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा के लिए अलग से पुनः समय आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। ठीक है, मतलब कि सबसे पहले आप लोग को प्रारंभिक परीक्षा लिया जाएगा, और प्रारंभिक परीक्षा में आप लोग पास कर जाते हैं तो आप लोग को दोबारा से फॉर्म भर करके आप लोग को जो मुख्य परीक्षा होगा उसके लिए आप लोग को आवेदन करना होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए बताया गया है कि प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा में आवेदन में दी गई सूचना विभिन्नता होने की स्थिति में आवेदक को मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित कर दिया जाएगा। ठीक है, मतलब कि जो आप लोग का
प्रारंभिक परीक्षा होता है उसमें, और दोबारा से आप लोग जो मुख्य परीक्षा में आप लोग आवेदन कीजिएगा, दोनों का अलग अलग आवेदन किया जाएगा, और दोनों में अगर अलग अलग डिटेल डालते हैं तो आप लोग को सीधा एग्जाम से बाहर कर दिया जाएगा। इसलिए फॉर्म भरते समय कोई गलती नहीं करना है। उसके बाद चलते हैं हम नीचे, यहाँ पे देखिए सबसे पहले आप लोग का प्रारंभिक परीक्षा होगा। प्रारंभिक परीक्षा में जो आप लोग का क्वेश्चन पूछा जाएगा, प्रारंभिक परीक्षा में एक पत्र सामान्य ज्ञान का होगा। परीक्षा का विषय एवं प्रश्नों की संख्या नीचे दिया गया है, जिसमें कि सबसे पहले यहाँ पे सामान्य अध्ययन से आप लोग का 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा, सामान्य विज्ञान एवं गणित से 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा, और मानसिक क्षमता जांच मतलब कि आप लोग का जो रीजनिंग होता है उससे 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा। टोटल 150 नंबर का आप लोग का एग्जाम होगा, और सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे, मतलब कि आप लोग का जो चार्ट हो ऑप्शन आता है MCQ वाला, वैसा आप लोग का क्वेश्चन होगा, और सभी क्वेश्चन एक एक नंबर का होगा। आ गया समझ में? और आप सभी का जो एग्जाम का टाइमिंग यहाँ पे 2 घंटा 15 मिनट का आप लोग का एग्जाम होगा। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया? उसके बाद यहाँ पे देखिए बताया गया है कि सामान्य ज्ञान का प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्न पत्र की जो भाषा होगा आप लोग का हिंदी या इंग्लिश दोनों में आप लोग का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, आप हिंदी में भी क्वेश्चन को बना सकते हैं, इंग्लिश में भी बना सकते हैं। यदि हिंदी एवं अंग्रेजी में प्रश्न पत्रों में कोई विभिन्नता होगी तो अंग्रेजी के प्रश्न ही मान्य होंगे। समझ में आ गया? उसके बाद यहाँ पे देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे बात आप लोग को बताया गया है, बहुत ही हंसी आएगा ये सुन करके, आप लोग थोड़ा सा इसमें अचंभित होंगे, लेकिन जो सच है सच है। देखिए क्या बताया गया है, प्रारंभिक परीक्षा में पुस्तक सहित ली जाएगी, यानी कि परीक्षार्थी चाहे तो अपने साथ पुस्तक ले जा सकते हैं। मतलब कि जो आप लोग का प्रारंभिक परीक्षा होगा उसमें आप लोग बुक लेकर के जा सकते हैं एग्जाम देने। थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा लेकिन यही सच है। प्रत्येक खंड के लिए एक ही पुस्तक ले जा सकते हैं। ठीक है, कुछ यहाँ पे शर्त रखा गया है कि जो आप लोग को 3 ठो खंड होता है, तीनों के लिए एक एक ठो पुस्तक ले जा सकते हैं। परीक्षार्थी अपने साथ अधिकतम 3 पुस्तक लेकर के जा सकते हैं। ठीक है, 3 ठो से ज़्यादा बुक आप लोग एग्जाम हॉल में नहीं लेकर के जा सकते हैं। एक सामान्य ज्ञान के लिए, दूसरा यहाँ पे गणित के लिए, और तीसरा यहाँ पे सामान्य विज्ञान के लिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक शर्त यहाँ पे रखा गया है कि पुस्तकों में NCERT या BACB या ICSE के आप लोग का जो होता है बुक, वो होता है NCERT वाला जो होता है वो ले जा सकते हैं, जो BACB बोर्ड के द्वारा होता है वो ले जा सकते हैं। कोई भी आप लोग PDF नोट्स वगैरह कुछ भी कॉपी वगैरह कुछ नहीं लेके जा सकते हैं। जो NCERT का जो बुक होता है यहाँ पे बता दिया गया है, वही सब आप लोग लेकर के जा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए बताया गया है कि किसी भी विषय में संबंधित गाइड या पुस्तक की फोटोकॉपी अथवा हस्तलिखित नोट आप लोग को परीक्षा भवन में ले जाने के लिए अनुमति नहीं दिया गया है। साथ ही बताया गया कि परीक्षा भवन में पुस्तकों का आदान प्रदान आप लोग का वर्जित है। मतलब कि आप लोग जो बुक ले जाइएगा, ऐसा नहीं होगा कि एक स्टूडेंट दूसरा और कोई और बुक ले गए, एक स्टूडेंट कोई और बुक ले गए, और एक स्टूडेंट एक दूसरे को आदान प्रदान कर रहे हैं। मतलब कि आप लोग कह रहे हैं कि ये वाला बुक आप ले लीजिए, वो वाला बुक आप ले लीजिए, तो ऐसा नहीं होगा। वहाँ पे सब कुछ इसके बारे में यहाँ पे ध्यान रखा जाएगा। ठीक है, तो आप लोग को समझ में आ गया। उसके बाद यहाँ पे देखिए बताया गया कि आप लोग को जब प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम होगा, नीचे में यहाँ पे दिया गया है। जो स्टूडेंट इस फॉर्म को भरना चाहते हैं सभी लोग इस PDF को आप लोग डाउनलोड करके आप लोग पढ़ लेंगे कि आप लोग का क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सारा कुछ बता दिया गया है कि सामान्य अध्ययन में यहाँ पे क्या क्या आप लोग का सब्जेक्ट शामिल है। देख लीजिए, इस PDF को आप लोग डाउनलोड करना अगर कोई स्टूडेंट चाहते हैं पढ़ने के लिए, तो देखिए सबसे पहले आप लोग को गूगल ओपन कर लेना है और आकर के यहाँ पे सर्च करना है BPSC। जैसे ही लिख करके हम लोग सर्च करेंगे, सबसे फर्स्ट में यहाँ पे जो वेबसाइट का लिंक आएगा यहाँ पे बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन BPSC.gov.in, सबसे फर्स्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद देख लीजिए हम लोग BPSC के ऑफिशियल वेबसाइट के होम पेज पर आ चुके हैं। यहाँ पे देखिएगा तो 21 तारीख के 2 ठो यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया था। ठीक है, सबसे फर्स्ट वाला आप लोग का जो ऊपर में यहाँ पे दिखेगा, यहाँ से क्लिक करके एडवर्टाइजमेंट पर आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप लोग यहाँ पे देख लीजिए क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद यहाँ पे सामान्य विज्ञान एवं गणित वालों के लिए क्या क्या है, नीचे में सब कुछ दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे खंड ग में आप लोग का मानसिक क्षमता, मतलब कि जो आप लोग का रीजनिंग का जो क्वेश्चन होता है, रीजनिंग में आप लोग का क्या क्या आएगा, सारा कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। जो आप लोग का प्रारंभिक परीक्षा होगा, प्रारंभिक परीक्षा में देखिए बताया गया कि पासिंग मार्क्स आप लोग का कितना होना चाहिए। प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य श्रेणी के लिए, मतलब कि जनरल कैटेगरी के आप लोग को 40% अंक लाना होगा। पिछड़ा वर्ग के लिए आप लोग को 36.5%, वहीं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34%। अगर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति मतलब SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और महिला या दिव्यांग के उम्मीदवार हैं तो आप लोग को 32% लाना होगा। समझ में आ गया? उसके बाद यहाँ पे मुख्य परीक्षा के लिए बताया गया आप लोग का, जो प्रारंभिक परीक्षा के बारे में आप लोग को बता दिए। अब यहाँ पे मुख्य परीक्षा के बारे में आप लोग को बताएंगे। जब आप लोग प्रारंभिक परीक्षा में पास कर जाएंगे तब आप लोग को मुख्य परीक्षा के लिए दोबारा से फॉर्म भरना होगा और आप लोग को मुख्य परीक्षा का एग्जाम देना होगा। मुख्य परीक्षा में देखिए बताया गया कि सबसे पहले जो होगा आप लोग का सामान्य हिंदी होगा। ठीक है, हिंदी सब्जेक्ट सबसे क नंबर यहाँ पे सबसे फर्स्ट में देखिए प्रश्न पत्र 1 में सामान्य हिंदी होगा।
इस परीक्षा के लिए आप लोग को प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय होंगे, मतलब कि 4 ठो जो एमसीक्यू वाले ऑप्शन होते हैं वैसा आप लोग का क्वेश्चन पूछा जाएगा। दूसरा पॉइंट में यहाँ पे बताया गया कि हिंदी विषय में आप लोग को 30% आप सभी को अंक लाना अनिवार्य है, मतलब कि जो आप लोग का पासिंग मार्क्स होता है वो 30% आप सभी को लाना ही लाना है, हिंदी में लाना अनिवार्य है। हिंदी में नहीं लाइएगा तो आप लोग का जो सामान्य ज्ञान का होगा इसमें आप लोग का ऐड नहीं किया जाएगा, इसलिए आप लोग का दिक्कत हो जाएगा। तो पासिंग मार्क्स जो होता है सभी स्टूडेंट को हिंदी में 30% लाना ही लाना है। देखिए यहाँ पे नहीं लगेगा तो बताया गया है कि किंतु मेधा सूची के प्रयोजनार्थ इसकी गणना नहीं की जाएगी। जो उम्मीदवार इस विषय में 30% अंक प्राप्त नहीं करेंगे उनको मुख्य परीक्षा के दूसरे विषय मतलब कि सामान्य ज्ञान का जो होगा प्रश्न पत्र 2 का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। इसलिए सभी को ध्यान में रखना है कि जो आप लोग का मुख्य परीक्षा होगा उसमें आप लोग का कम से कम 30% आप लोग को मार्क्स लाना अनिवार्य है। समझ में आ गया। उसके बाद यहाँ पे तीसरे नंबर पॉइंट बताया कि प्रश्न पत्र 1 की परीक्षा में भाषा का माध्यम हिंदी होगा। समझ में आ गया। जो एक क्वेश्चन होगा आप लोग का सभी का हिंदी में ही होगा। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए चौथे नंबर पॉइंट में बताया गया कि इस विषय में कुल प्रश्न पत्रों की संख्या 100 होगी, मतलब का जो आप लोग का हिंदी का जो एग्जाम होगा मुख्य परीक्षा 2 ठो हिंदी का सेट आप सभी को होगा। समझ में आ गया। एक ठो यहाँ पे प्रश्न पत्र संख्या 1 जो कि हिंदी का होगा और दूसरा यहाँ पे प्रश्न पत्र संख्या आप लोग का 2 जो कि सामान्य ज्ञान का होगा। जो आप लोग का हिंदी होगा हिंदी में पास करना आप लोग का अनिवार्य है। 100 में 30% आप सभी को लाना ही लाना है। टोटल आप लोग का 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, सभी यहाँ पे 1-1 नंबर का होगा और आप लोग का इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। एग्जाम का टाइम है यहाँ पे 2 घंटा 15 मिनट आप लोग का एग्जाम का टाइम है। ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद यहाँ पे चलते हैं प्रश्न पत्र संख्या यहाँ पे 2 में। प्रश्न पत्र संख्या 2 में यहाँ पे देख लीजिए इस परीक्षा के लिए प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय होंगे। दूसरा पॉइंट में यहाँ बताया गया कि प्रश्न पत्र 2 में सामान्य ज्ञान में विषय एवं प्रश्न पत्रों की संख्या निम्नलिखित होगी, नीचे में दिया गया है, जिसमें सबसे पहले सामान्य अध्ययन से यहाँ पे 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा, सामान्य विज्ञान से और गणित से यहाँ पे 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा और मानसिक क्षमता मतलब कि रीजनिंग से यहाँ पे 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा। टोटल यहाँ पे 150 आप लोग का क्वेश्चन आ जाएगा। यहाँ पे देखिए ये वाला आप लोग का हो गया 100 नंबर का और ये वाला यहाँ पे हो गया 150 नंबर का। 100 में आप लोग का इसमें 30% से पासिंग मार्क्स यहाँ पे लाना है और ये वाला आप लोग का हो गया यहाँ पे 150 नंबर का। और जो यहाँ पे 150 वाला आप लोग का बताया है इसमें यहाँ पे देख लीजिए आप लोग का प्रत्येक प्रश्न के लिए यहाँ पे 1 अंक होगा। परीक्षा के लिए अवधि 2 घंटा 15 मिनट रखा गया है। आ गया है समझ में। उसके बाद यहाँ पे देखिए बताया गया है कि आप लोग का जो मुख्य परीक्षा होगा उसमें क्वेश्चन क्या क्या आएगा। मुख्य परीक्षा के लिए जो आप लोग यहाँ पे नीचे सब्जेक्ट दिया है, सबसे पहले प्रश्न पत्र 1 में जो हिंदी है, हिंदी के लिए यहाँ पे दिया गया हो आप लोग देख सकते हैं। दूसरे नंबर में प्रश्न पत्र 2 में है विषय सामान्य ज्ञान का, जिसमें आप लोग यहाँ पे सबसे पहले सामान्य अध्ययन का दिया हुआ है, आप सभी लोग यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद आता है सामान्य विज्ञान एवं गणित का यहाँ पे आ जाता है, देख सकते हैं। तीसरे नंबर में जो रीजनिंग से क्वेश्चन पूछा जाएगा, मानसिक क्षमता दस्ता परीक्षा जो होगा यहाँ पे देख लीजिए हिंदी का यहाँ पे है। तो सभी लोग जो भी स्टूडेंट सीरियस कैंडिडेट हैं आप लोग देख सकते हैं, सभी लोग पढ़ सकते हैं और ज़रूर पढ़िएगा। आप लोग को पढ़ना भी चाहिए। अगर आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं तो आप लोग सीरियसली सारा जो नोटिफिकेशन है आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। उसके बाद यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे बताया गया है कि आप लोग फॉर्म भरते समय यहाँ पे देखिए बताया गया है कि निवास प्रमाण पत्र के बारे में। आरक्षण का लाभ उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगा जिनका अस्थायी निवास बिहार राज्य का है, मतलब कि अगर आप लोग बिहार के कैंडिडेट हैं तभी आप लोग का SC ST BC1 BC2 का आप लोग का जो है कि मान्यता मिलेगा। नहीं तो बिहार के कोई और राज्य से आप लोग फॉर्म भर रहे हैं तो सभी लोग जनरल कैटेगरी में काउंट होइएगा। समझ में आ गया। अर्थात जो बिहार के मूल निवासी हैं, बिहार राज्य से बाहर के निवासी अभ्यर्थियों का आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा। आवेदन में दिया गया अस्थायी पता ही आरक्षण के प्रयोजित के लिए अस्थायी निवास अनुमान्य होगा। उक्त आरक्षण के लिए उम्मीदवारों को अस्थायी आवासीय प्रमाण प्रस्तुत करना होगा, मतलब कि अभी से आप लोग अस्थायी निवास प्रमाण पत्र होता है, सभी लोग निवास प्रमाण पत्र आप लोग बनवा लेंगे, जो अंचल अधिकारी से बनता है या जो ऑनलाइन वाला बनता है आप लोग का RO से, रेवेन्यू ऑफिसर से, सभी लोग अभी से आप लोग निवास प्रमाण पत्र बनवा लेंगे। साथ में यहाँ पे देखिए तीसरे नंबर पॉइंट बताया गया है कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को निम्नलिखित प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य है। जैसे कि यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र, अगर SC ST कैंडिडेट से बिलोंग करते हैं तो सभी लोग यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र बना लेंगे। साथ ही यहाँ पे अस्थायी निवास या मूल निवास प्रमाण पत्र आप लोग बना करके रेडी रखेंगे सब। लेकिन अगर यहाँ पे पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार हैं तो आप लोग क्रीमी लेयर मतलब कि जो NCL सर्टिफिकेट होता है, सभी लोग NCL सर्टिफिकेट आप लोग अंचलाधिकारी से आप लोग जाकर के बनवा सकते हैं। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नीचे में जो मैरिड कैंडिडेट होते हैं, मैरिड गर्ल्स होते हैं, लड़कियां होते हैं, उन सभी के लिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया गया है। जैसे कि यहाँ पे देखिए बताया गया है कि आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं को जाति, अस्थायी निवास, क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम एवं पिता के अस्थायी पता से निर्गत होना चाहिए, न कि उनके पति के नाम एवं पता से। मतलब कि जो भी यहाँ पे लड़कियां हैं अगर शादीशुदा हैं तो आप लोग जो भी प्रमाण पत्र बनवा रहे हैं, जाति, निवास, आय, NCL वगैरह, तो सारा आप लोग का अपने मम्मी पापा के एड्रेस के द्वारा ही बनवाना होगा, न कि अपने हस्बैंड का सारा उसके अनुसार बनवाना होगा। समझ में आ गया। बाद बाकी आप लोग यहाँ पे नीचे में आएंगे तो नीचे में देखिए यहाँ पे कोड बताया गया है सभी कैटेगरी का। यहाँ पे
जब आप लोग फॉर्म भरिएगा तो उसमें आप लोग को कोड डालना होगा। जनरल कैटेगरी के लिए यहाँ पे कोड नंबर 1 रखा गया है, अनुसूचित जाति का 2 रखा होगा। सभी लोग अपना अपना देख लीजिए कि आपका अपने कैटेगरी में कौन सा कोड आप लोग को डालना है। ये यूज होगा जब आप लोग फॉर्म भरिएगा उस समय। साथ ही यहाँ पे फॉर्म भरने के लिए आवेदन शुल्क के बारे में बताया गया कि अगर आप लोग सामान्य विद्यार्थी मतलब कि जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप लोग को फॉर्म भरने के लिए 600 रुपया ऑनलाइन चार्ज लगेगा। लेकिन यहाँ पे केवल बिहार राज्य के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति हैं तो 150 रुपये आप लोग का 150 रुपया ऑनलाइन चार्ज लगेगा। सिर्फ बिहार के SC/ST कैटेगरी हैं तो कोई और स्टेट कोई और राज्य के SC/ST कैटेगरी हैं तो आप लोग जनरल कैटेगरी में सभी लोग काउंट होइएगा और आप लोग का 600 रुपया लगेगा। लेकिन बिहार के SC/ST कैटेगरी हैं तो 150 रुपया लगेगा। तीसरा में यहाँ पे बताया गया कि बिहार राज्य के अस्थायी निवासी सभी आरक्षित और अनारक्षित वर्ग के महिला उम्मीदवार के लिए 150 रुपया। मतलब कि अगर आप लोग बिहार के सिर्फ लड़की हैं गर्ल्स कैटेगरी के लिए, कोई सा भी कैटेगरी हो, अगर आप लड़की हैं और बिहार से हैं तो आप लोग का 150 रुपया ऑनलाइन चार्ज देना होगा। वहीं अगर आप लोग दिव्यांग अभ्यर्थी हैं या उससे अधिक के लिए 40% या उससे अधिक के लिए 150 रुपया ऑनलाइन चार्ज लगेगा। कोई भी कैटेगरी के अगर आप लोग विकलांग हैं तो आप लोग को 150 रुपया ऑनलाइन चार्ज लगेगा। वहीं अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए 600 रुपया ऑनलाइन चार्ज लगेगा। समझ में आ गया। यहाँ पे बताया गया है नोट पॉइंट में एक बात बताया गया है कि वैसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन में पहचान पत्र के रूप में आधार नंबर अंकित नहीं किया जाएगा तो उन्हें बायोमेट्रिक फ़ी के रूप में 200 रुपये आप लोग का एक्स्ट्रा शुल्क आप लोग का देना होगा। जब आप लोग का बायोमेट्रिक फ़ी होता है आधार से अगर आप लोग नहीं करते हैं तो आप लोग का 200 रुपया एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा। समझ में आ गया। उसके बाद नीचे आएंगे जो आप लोग का यहाँ पे फॉर्म अप्लाई करने का जो डेट है, ऑनलाइन आवेदन करने का जो स्टार्टिंग डेट है 29 मई 2025 से आप लोग का एग्जाम फॉर्म भराना शुरू होगा और ऑनलाइन आवेदन करने का जो लास्ट डेट है 23 जून 2025 तक रखा गया है। साथ ही हम लोग यहाँ पे नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पे देख लीजिए जो आप लोग को ऑनलाइन आवेदन का जो प्रक्रिया है 1 टाइम रजिस्ट्रेशन के थ्रू होगा, OTR के थ्रू होगा। आप लोग को फॉर्म भरने से पहले सबसे पहले आप लोग को OTR रजिस्ट्रेशन करना होगा। एक बार आप लोग OTR रजिस्ट्रेशन कर दिए तो BPSC में जितने भी बहाली आता है, जितने भी वैकेंसी आता है उसमें आप लोग को दोबारा से OTR नहीं करने होगा। तो OTR आप लोग का एक बार जरूर सभी को करना होगा। अभी OTR हो रहा है तो आप लोग कर लीजिए। नीचे में उसके बाद आएंगे तो यहाँ पे देखिए नोट पॉइंट में बता दिया गया है कि आप लोग जो OTR करेंगे डिजी लॉकर अकाउंट के माध्यम से सभी लोग करेंगे। डिजी लॉकर अकाउंट से फेस्ड होता है, फेस्ड होने के बाद आप लोग का OTR सक्सेस होता है। जब आप लोग OTR कंप्लीट कर लीजिएगा तो आप लोग का जो फॉर्म यहाँ पे भराना शुरू होगा। यहाँ पे देखिए कब से फॉर्म भराना शुरू हो रहा है 29 मई 2025 से। तो आप लोग फॉर्म को भर सकते हैं, इसलिए सभी लोग अभी ही जाकर के OTR जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों मैंने सभी जानकारी को आप सभी को दे दिया है। फिर भी अगर आप में से कोई स्टूडेंट इस PDF को आप लोग को इस जो नोटिफिकेशन है इसको अगर पढ़ना चाहते हैं डिटेल में तो आप सभी लोग यहाँ पे BPSC के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के, और यहाँ से आप लोग इस नोटिफिकेशन को आप लोग यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।